स्वामी जी, आप ओशो से कब और कैसे मिले? जब शिष्य तैयार होता है, गुरु मिलता है। तो मैं तैयार हो रहा था, जब मेरी तैयारी हो गई तो गुरु ने अपने पास बुला लिया। ओशो कौन है और क्या है? कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिनको किसी भी कोटि में नहीं रखा जा सकता। वो संबुद्ध होते हैं, वो चेतना के शिखर होते हैं, माउंट एवरेस्ट होते हैं। वो ओशो ने अमेरिका में जो रजनीशपुरम बनाया उस पर आप थे? सारी दुनिया के 100 देशों के लोग वहाँ आना शुरू हुए। तो एक बड़े कम्यून की जरूरत पड़ रही थी जहाँ ये लोग आके ओशो के सानिध्य में साधना कर सकें। रजनीशपुरम की क्या स्थिति है आज? ओशो वहाँ से चले आए। अगर ओशो वहाँ नहीं रहेंगे तो कोई वहाँ नहीं रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सपना आप सबका स्वागत करती हूँ हमारी पॉडकास्ट चैनल भारतीय संवाद में। आज हमारे साथ हैं ओशो के सन्यासी स्वामी चैतन्य कीर्ति जी, जिन्होंने जीवन के अधिकतर समय ओशो के सानिध्य में रहे और ओशो के देशना अनुसार कार्य किए। जी हाँ, आज स्वामी जी हमें बताएंगे ओशो के देशना क्या थे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल पे। स्वामी जी, आज ओशो के बारे में आप विस्तार से बताइए। ओशो कौन है, ओशो क्या है? सबसे पहले तो मैंने देखा उनको पत्र पत्रिकाओं में, सीधा नहीं देखा। पहले पत्र पत्रिकाओं में देखा जब वो आचार्य रजनीश कहलाते थे, और उसके पहले मैं कोई धार्मिक विचारधारा से, किसी भी धार्मिक विचारधारा से प्रभावित नहीं था। अच्छा। मैं तो सोचता था कि ये धर्म की बातें सब बकवास होती हैं और इनमें कोई लेना देना मेरा तो नहीं हो सकता, क्योंकि जैसा मैं देखता था कि हमारे समाज में, आसपास के मंदिरों में, गुरुद्वारों में, आसपास जो भी घटित हो रहा था वो मुझे बहुत आकर्षित नहीं कर रहा। तो मेरी एक प्रकार से वितृष्णा हो गई थी धर्म से। अच्छा। कि ये इसमें तो सब फजूल की बातें होती हैं, फिजूल की बात है। अंधविश्वास होता है। फिर अचानक एक दिन जब मैंने पहली बार ओशो को धर्मयुग में पढ़ा, तब वो आचार्य रजनीश कहलाते थे और उसका शीर्षक था, क्या मनुष्य एक यंत्र है। अब ये कोई धार्मिक चर्चा नहीं लगती। क्या मनुष्य एक यंत्र है, कुछ अलग ही वैज्ञानिक बात लगती है। तो मैंने पढ़ लिया तो मैं उस दिन से उनका हो गया। अच्छा। वो मुझे वापस धर्म की ओर लाने वाले एक युग पुरुष हैं, जो धर्म से विमुख हो रहा था और मेरे जैसे हजारों लाखों नास्तिक लोग रहे होंगे उस समय, आज भी हैं। तो मुझे वापस धर्म, धार्मिकता से जोड़ने वाले ये युग पुरुष हैं मेरे लिए। नहीं तो मैं तो एक अलग दिशा में जा रहा था, जहाँ संदेह है, नास्तिकता है, जीवन के प्रति तिरस्कार है। अच्छा। तो वापस मैं उनके साथ जुड़ा तो एक स्वीकार भाव में आया, श्रद्धा में आया, क्योंकि जब उनके शब्द ही मुझे इतने स्पर्श कर गए, हृदय भेदी, सीधे अंदर ही चले गए, और मैं उनके सामने ना होते भी उनकी प्रतीति कर रहा था। जैसे वो मेरे से बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं। जब कागज पर लिखे हुए शब्दों से इतना रूपांतरण हो जाए तो मुझे लगा कि मुझे तो ऐसे ही व्यक्ति की जरूरत है। और मैंने उस लेख को पढ़ने के बाद सब पत्रिकाओं में दोबारा खोज शुरू की कि कहाँ कहाँ इनके लेख छपे हैं, मैं पढ़ूं। तो ढूंढ निकाले, धर्मयुग में, साप्ताहिक हिंदुस्तान में, जहाँ भी थे मैंने फाइल बनाई, फिर से पढ़ना शुरू किया और एक दीवानगी आना शुरू हो गई। मैं उस समय 20-21 वर्ष का था। अच्छा। तो एक आंदोलन भीतर शुरू हो गया, एक क्रांति भीतर शुरू हो गई, बिना मिले ही उनको। फिर मैंने पता लगाया कि कहाँ रहते हैं, और किसी ने मुझे अता पता नहीं दिया। अच्छा, क्योंकि जैसे मैंने संपादकों को लिखा कि ये कहाँ रहते हैं, कैसे इनका आना जाना कहाँ होते हैं, उनके एक विचारक के विचार छप रहे हैं आचार्य रजनीश के रूप में। तो वो तो जैसे किसी का लेख उन्होंने छापा और वो तो उससे कन्नी काट गए, लेकिन उस लेख को पढ़ने के बाद किसी पर क्या बीत रही है उनको कोई लेना देना नहीं है लोगों को।
हाँ। तो मैंने फिर एक दिन देखा कि एक उनकी पुस्तक का विज्ञापन छपा है धर्मयुग में, समाजवाद से सावधान। तो समाजवाद से सावधान का शीर्षक देखते ही मैंने उस पुस्तक का ऑर्डर किया और मेरा एक सेतु बन गया। संपर्क मिल गया कि कहाँ प्रकाशित होती है, कौन प्रकाशक है, ये जगह और है। अब मैं पकड़ लूँगा इनको। एक द्वार खुल गया मेरे लिए। साल 6 महीने तक तो मुझे सिर्फ एक रहस्य लोक में जी रहा था कि पता नहीं कहाँ रहते हैं, और मैं रहता था पानीपत में उस समय। वो किताब मंगवाई, समाजवाद से सावधान, वो पढ़ी, और उसमें और ज़्यादा, जैसे समाजवाद के पुस्तक के कवर पर ओशो की फ़ोटो थी, तो वो भी मेरे भीतर अंकित हो गई। मैं जिस व्यक्ति को देखा नहीं है, सिर्फ चित्र देखा है और वो मेरे हृदय पर छा गया है, ये जादू मैंने अनुभव किया। और ऐसे विषय जिनको आप बार-बार नहीं पढ़ सकते, समाजवाद को क्यों आप बार-बार पढ़ोगे? हाँ। मैंने 7-8 बार पढ़ लिया होगा। उनके शब्दों में ऐसा सम्मोहन था, और वो लिखे हुए शब्द नहीं थे, जीवंत लग रहे थे, जैसे वो आपसे बात कर रहे हैं। तो जब पुस्तक पढ़ ली, तो उसी पुस्तक में और पुस्तकों की सूची भी छपी हुई थी, संभोग से समाधि की ओर। हाँ। तो वो मैंने मंगवाई, और जब वो पुस्तक मैंने पढ़ी, और उस रात जब मैंने वो पढ़ी थी वो पुस्तक, तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मैं शरीर के बाहर निकल गया हूँ। समाधि की जैसे कहें कि पहली झलक मिल गई हो, और जैसे उस अवस्था में पड़ा रात को एक ऐसी सुंदर नींद आई उसके बाद। तो ये तो प्रसाद स्वरूप हुआ। मेरा कोई, मैंने कोई साधना नहीं की थी, मैं तो नास्तिक ही था। मैं तो एक प्रकार से धर्मों में कोई रुचि नहीं लेता था। तो ऐसे किताबें पढ़ते पढ़ते फिर उनकी एक किताब, जिन खोजा तिन पाइयाँ, अच्छा। वो सक्रिय ध्यान पर, ओशो के जो फेमस ध्यान है सक्रिय ध्यान पर, और कुंडलनी जागरण के ऊपर उनकी पुस्तक थी वो। अच्छा। ऊर्जा के 7 चक्र अपने भीतर, 7 चक्रों से ऊर्जा की, कुंडलनी की यात्रा, और वो कैसे होती है, उसमें गुरु की ज़रूरत क्या होती है, ये सारे जो अंतरंग आयाम थे, वो मैंने उसको उस पुस्तक में देखे और वो मैंने पढ़ डाली। एक प्रकार से जब वो पुस्तक मैंने आधी ही पढ़ी होगी, तो मेरे भीतर से एक निर्णय उठा कि अब तो मैं इनको मिलने जाता हूँ। और मैं बीए 3rd ईयर में पढ़ रहा था। एक तरफ था कि पढ़ाई पूरी करूं, और दूसरी तरफ था कि ये परम आकर्षण मुझे जो खींच रहा है वहाँ जाऊं। तो सितंबर के महीने में 4 सितंबर को मैं उनके पास ही पहुँच गया। अच्छा। उस किताब के माध्यम से, जो उसका प्रकाशक का अता पता दिया हुआ था किताब में, जीवन जागृति केंद्र नाम लिखा था, वहाँ पहुँच गया मैं बॉम्बे। और तब मैंने जो पहली मुलाकात में उनके दर्शन किए, वो जो उनके चित्र थे उससे बहुत ज़्यादा, जैसे आपने कहा ओशन है, एक जैसे आप तालाब और नदी को छोड़कर जब आप पूरे महासागर में आ जाते हैं, तो तब मुझे ओशन की अनुभूति हुई। बस वो ही दिखे आप। वहाँ से मेरी यात्रा शुरू हुई, और फिर तो मेरा उसी दिन संन्यास भी हो गया, और ये संन्यास की घटना भी बहुत ही अद्भुत है। उनकी सचिव से मैंने कहा कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। सचिव बाहर बैठी थी, माँ योग लक्ष्मी। तो उनका उत्तर था कि पहले आप कुछ दिन उनके प्रवचन सुन लो, यहाँ एक सार्वजनिक सभागार में प्रवचन हो रहे हैं, पहले उनको सुन लो, फिर मिलना 3-4 दिन के बाद। मैं कहा नहीं, मैं तो अभी मिलूँगा, क्योंकि मैंने जो सुनना पढ़ना था वो कर लिया, अब तो सिर्फ दर्शन करना है, उनके पास जाना है। तो वो काफ़ी देर उसने बिठाए रखा, नहीं दिया टाइम, और अचानक फिर मुझे लगा कि मैं उनके नाम ही एक छोटा सा पत्र लिख देता हूँ, ये ले जाएगी, और वो जैसा वो कहेंगे मैं ये भाव जगा। और मैंने 4 लाइनें लिखी छोटे से नोटपैड पर, और वो अंदर ले गई बिना पढ़े, वो भी कि मैंने क्या लिखा है, सीधा लेके चली गई।
और एक क्षण में वापस आई, कहती चलो बुलाते हैं वो। अब ये जो यहाँ अनुभव शुरू होता है ओशनिक का, बिल्कुल। एक बूंद जो अभी सागर में समाने जा रही, मिटने जा रही है। थोड़ा भय भी पकड़ता है कि किससे मिलने जा रहा हूँ, दबे पाँव उनकी तरफ जा रहा हूँ, और लेकर भी नहीं जा रही कि कहाँ जाना है मुझे। उन्होंने कहा कि ये रहा कमरा, आप उसमें चले जाओ, वहाँ बैठे हैं। तो मैंने खुद कमरे का द्वार खोला और वो उनको एकदम जगमगाते हुए विराट स्वरूप में मैंने देखा। बहुत औरा आभा मंडल उनके आसपास था, और मुझे लगा कि उनको देखते ही अभी मैं दहलीज पर ही खड़ा हूँ कि मैं उनके चरणों में पहुँच गया हूँ और जाके बैठ गया हूँ। और बस 2 कदम चले और मैं उनके पास जाके सिर झुका के बैठ गया। दिस वॉज द फर्स्ट ओशनिक एक्सपीरियंस आई हैड। और फिर उन्होंने ही पूछा कैसे आना हुआ, और अब मेरे से उत्तर नहीं आ रहा भीतर से, कैसे आना हुआ। आपने ही खींचा है, आपने ही बुलाया, तो मैं कहूँ कि कैसे आना हुआ है। फिर पूछा उन्होंने कैसे आना हुआ, 2-3 बार रिपीट किया। फिर मैंने अंदर ही अंदर कहा अपने को कि तुम्हारे तो बहुत प्रश्न थे, कुछ तो पूछ, कुछ तो कहो। अब प्रश्न ही सब खत्म हो गए देखते ही। तो मैंने कह दिया मैं आपके पास रहने आया हूँ। मतलब पूरी तरह समर्पण हाँ, कर दिया। मेरे पास यहाँ ठहाका लगा के बोले अच्छा तो सन्यास लेना है, जो भी आपके पास रहने की शर्त हो मुझे मंजूर है। मुझे न सन्यास का कुछ पता था, और कोई उनका इतना सार्वजनिक रूप से सन्यास की चर्चा उनकी हो भी नहीं रही थी तब। तो उन्होंने फिर एक इंटरकॉम में बटन प्रेस किया और कहा मधु माला लाओ। ये जो माला पहनी है ऐसी एक माला थी जो ले आई, मुझे नाम भी दिया, माला भी दी उसी समय। जब तक मधु आती तो उससे बीच में पूछ लिया कोई घर की जिम्मेवारी तो नहीं है। अच्छा। कहाँ तक पढ़े हो। मैं घर की तो आप बात ही मत करो, मैं आपके पास आ गया। तो तुम्हें नाम देते हैं स्वामी चैतन्य कीर्ति। और फिर कहा कि ये माँ मधु है, कल इनकी कीर्तन मंडली शुरू हो रही है गुजरात जाने के लिए, इसमें शामिल हो जाओ। 2-3 हफ्ते के बाद माउंट आबू में कैंप होने वाला है, उसमें पूरे कैंप में ध्यान साधना कर लेना। इसके पहले कि मैं कुछ सीखूं, सिखाने ही निकल गया मैं। तो इस प्रकार मेरी यात्रा शुरू हुई, और इस प्रकार मैंने पहली झलक उनकी 1971 में 4 सितंबर को ली। स्वामी जी आप ओशो से कब और कैसे मिले? इस बात का एक जवाब ये है कि जब शिष्य तैयार होता है गुरु मिलता है, उसके पहले नहीं मिलता है। हाँ। तो मैं तैयार हो रहा था, जब मेरी तैयारी हो गई तो गुरु ने अपने पास बुला लिया। स्वामी जी ओशो कौन है और क्या है? हमारा जो सामान्य ढंग है, हर व्यक्ति को हम किसी न किसी कैटेगरी में रखते हैं और एक कोटि में उनको बिठा देते हैं, किसी को भी, कि ये महात्मा है, ये साधु है, ये गुरु है। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिनको किसी भी कोटि में नहीं रखा जा सकता। वो संबुद्ध होते हैं, वो चेतना के शिखर होते हैं, माउंट एवरेस्ट होते हैं। वो एक कोटि में नहीं समाते वो। तो ओशो जो हैं चेतना के उच्चतम शिखर हैं, जहाँ बस प्रकाशोज्वल किरणें पड़ती हैं और वो जगमगाते हैं। तो कोई और कोटि मैं देख नहीं पाता हूँ। और जहाँ शून्य और पूर्ण मिलते हैं, ओशो शून्य हो गए हैं और पूर्ण का उनके भीतर अवतरण हुआ है। तो वो हैं ही नहीं। हाँ। और उनके खुद के शब्द ऐसे हैं कि मैं जब से मैंने अपने को जाना, मैंने अनुभव किया कि मैं तो हूँ ही नहीं, बस वही है, बस वही है। और उस दिन से मैं परम मुक्त हूँ। अब मेरा कोई दायित्व ही नहीं, जब वही कर रहा है जो कर रहा है। उनके ओंठों पर बांसुरी रखी है परमात्मा की,
उनको जो बजाना है बजा लें। तो ये सिर्फ वो कह सकता है जो परम मुक्त स्वतंत्र चेतना होती है, बिल्कुल। जिसके भीतर कोई अहम जैसी चीज, ईगो जैसी चीज नहीं है। नहीं है। तो कहते हैं कि जब से मैं अपने आप को अनुभव किया है, ये बूंद एक विराट हो गई है। जैसे कबीरदास कहते हैं, समुद्र समाना बूंद में सोकत हेरी जाए। तो अब कहाँ ढूंढोगे उस बूंद को जो इसके भीतर समुद्र का, ओशन का अवतरण हुआ है। तो वो है ही नहीं, वो उस कोटि में आते हैं। उनको हमने इस युग ने सबसे पहले एक विद्रोही विचारक के रूप में जाना। जैसे मैंने बात की समाजवाद से सावधान, गांधीवाद एक और समीक्षा, और इस प्रकार के जो भारत के जलते प्रश्न वो बोल रहे थे। तो एक देश में उथल पुथल पैदा करने वाले विद्रोही संत, ऐसा विद्रोह जो किसी ने कभी जाना नहीं था पहले, जो सब स्थापित मूल्यों को हिला रहा है, जो अंधेरों में फिर से टॉर्च लेके जा रहा है कि इसको आप फिर से देखो, उसको फिर से एक प्रकार से आंदोलित करके, हिला डुला के, झंझोड़ के। क्योंकि मनुष्य ने सदियों से विचार करना ही बंद कर दिया था। वो या तो इस वाद में या उस वाद में चला गया। कभी कम्युनिज्म आया, कभी लोग साम्यवादी हो गए, समाजवाद आया तो समाजवादी हो गए, गांधीवाद आया तो गांधीवादी हो गए। तो इन वादों से मुक्त करके ओशो ने अपनी जो मनुष्य को स्वतंत्र करने की, आज़ाद करने की और पुरानी अंधविश्वास की बेड़ियों से मुक्त करने की एक विचारधारा दी। इसलिए वो कंट्रोवर्शियल भी हुए, बिल्कुल, विवादास्पद भी हो गए। तो उनको, उनके संबंध में हमेशा लिखा जाता रहा एक विवादास्पद विचारक। और इस बात से वो परेशान नहीं होते थे कि मैं तो चाहता हूं कि ये हो ताकि विचार सरणी शुरू हो। हमने काफी लंबे अरसे से विचार करना ही छोड़ दिया है। हमने सब अंधविश्वास मान लिए हैं, कोई प्रश्न ही नहीं करता है। तो मैं हर बच्चे में प्रश्न पैदा करना चाहता हूँ कि पूछे, सिर्फ विश्वास न कर ले। माता पिता ने कहा कि भगवान है, ईश्वर है, और वो मान ले और वो उस पिटी पिटाई लकीर पर चलता रहे। ओशो ने कहा मैं वो फकीर हूँ जो लकीरों पर नहीं चलता, लकीरें उसके पीछे चलती। और मैं व्यक्ति की निजता का, उसकी इंडिविजुअलिटी का सम्मान करता हूँ। वो इंडिविजुअल तब होता है जब वो समाज के दिए हुए सारे कंडीशनिंग को, इस जो विचार जड़ता लाते हैं, जो कन्फर्मिटी लाते हैं, जो आपको किसी के अनुयायी बना देता है, उस सब को मैं झंझोड़ देना चाहता हूँ। एक एक व्यक्ति विचार करे, उसके भीतर का विवेक जगे। विवेक जगेगा तो ये पूरा समाज बदल सकता है। व्यक्ति बदले तो समाज बदलता है। समाज में क्रांतियां आती हैं, खूनी क्रांतियां हो जाती हैं और कुछ होता नहीं होता, सिर्फ खून खराबा होता है। तो वो कहते हैं क्योंकि व्यक्ति जागरूक नहीं है, तो इसलिए उन्होंने जीवन जागृति केंद्र खोले। स्वामी जी, ओशो कौन है, क्या है? ओशो जैसा कि नाम है उसका, इसका जन्म ही ओशनिक एक्सपीरियंस से हुआ है। ये ओशो शब्द जो है, महासागर आंदोलित हो रहा है और आंदोलित कर रहा है। वो ओशन जिसके भावावेगों को पकड़ना इतना सरल काम नहीं है। उदाम लहरें, उतार चढ़ाव, ये सारा जीवन हमारा जो अभी समतल जमीन पे चल रहा था, ओशो के हमारे जीवन में आने के बाद सब उथल पुथल हो गए, अप एंड डाउन। क्योंकि ये जो हमारी जड़ धारणाएं होती हैं, उसको हिलाने वाले सर्वाधिक क्रांतिकारी दार्शनिक हैं। और दार्शनिक उन अर्थों में जिसके साथ दर्शन जुड़ा है, फिलॉसफी नहीं,
दर्शन, जब आप दर्शन दर्शन मतलब आप देखते हैं, देखते हैं। दर्शन आप ऑब्जर्व करते हैं, आप उसे जीते हैं, ये आपका जीवंत अनुभव होता है, वो दर्शन, ऐसे दार्शनिक। हाँ, दर्शन करते हैं, फील करते हैं उनको। यस। स्वामी जी, ओशो को लोग सेक्स गुरु के रूप में ही मतलब मानते थे, तो लेकिन उनको पढ़ने के बाद, उनको जानने के बाद ऐसा कुछ नहीं लगता है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ओशो की जो जीवन दर्शन की धारणा है वो समग्रता वाली है, एकांगी नहीं है, अच्छा। टोटलिटी ऑफ लाइफ। तो उसमें जो पहली सीढ़ी है हाँ। वो सेक्स है। आप उसके माध्यम से इस पूरी दुनिया में आप प्रकट हुए हैं, कोई भी, तो उसकी जो हमारे मन में निंदा भरी हुई थी, जो हमारे मन में एक द्वेष भरा हुआ था कि त्याग करना है तो ही जीवन आगे विकसित होगा, ओशो ने उसको हिला दिया, ओशो ने उसको तोड़ा कि ये जीवन का सर्व स्वीकार सीखो, आप इसी ऊर्जा से बने हैं। तो आप जब प्रेम की चर्चा करते हैं तो पहली सीढ़ी की उपेक्षा नहीं कर सकते। तो इसलिए उन्होंने जो नाम दिया संभोग से समाधि की ओर, वो जानबूझ के दिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सेक्स गुरु हो गए, वो तो समाधि तक की बात कर रहे हैं, संभोग से समाधि की ओर, की ओर, हाँ, उस दिशा में जाना है। लेकिन जो पहली सीढ़ी का पायदान है, सीढ़ी का प्रथम पायदान है, जिससे आप इस जगत में आए हैं, तो सारे महात्माओं ने, साधुओं ने आपको उसकी निंदा सिखाई है, वो उस ग्लानि से मुक्त करने के लिए कि आप एक सृजन की प्रक्रिया के माध्यम बन रहे हैं। एक आत्मा उसके माध्यम से प्रवेश करती है गर्भ में, हाँ, उसको भी शरीर चाहिए। तो एक प्रकृति का नियम है, उसको स्वीकार करते हुए बिना उससे लड़े, बिना उसका दमन किए आप विकसित हों, तब आप समाधि की ओर जा सकते हैं। तो ओशो ने उसका सर्व स्वीकार सिखाया। इसका ये मतलब नहीं कि आप उसमें लिप्त हो जाओ, पहली सीढ़ी पर आप खड़े नहीं रह सकते, आपको और सीढ़ियां भी चढ़नी है, हाँ, और वो प्रथम पायदान है। तो ओशो ने उसमें ये कि कोयला और हीरा भीतर से एक ही बात है, वो उसका स्थूलतम रूप है। सूक्ष्मतम रूप जब वर्षों की उसमें तरह तरह के वातावरण से गुजर कर हीरा बनता है, हाँ, लेकिन उसका गुणधर्म वही है। तो तुम कोयले में अटक मत जाओ, हीरा बनो। तो और उन्होंने यहाँ तक कहा कि काम से राम की ओर, आप कामना से पैदा हुए हैं। अगर आपके माता पिता ने कामना ना की होती तो आप पैदा ही नहीं होते, तो आप उसकी निंदा कैसे कर सकते? आप उसमें से आए हैं, बिल्कुल। सारा जगत उसी में से आया है। तो जब सारा जगत उसी से निकला है, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो महावीर हो, राम हो, कृष्ण हो, गुरु नानक हो, सब जन्म तो इसी ढंग से ही होता है ना। तो उसको आप निंदा कैसे कर सकते हैं? जो आप स्वयं हैं, हाँ, कण कण में हैं आपके भीतर, तो उसकी आप निंदा करोगे तो आप उसी में फंसे रहोगे, उसके दुश्मन बन जाओगे तो आप उससे उलझते रहोगे। उससे मैत्री साधो, मैत्री साध के उसके ऊपर की चेतना का अनुभव करो, वही काम एक दिन राम बन जाता है। वही संभोग की ऊर्जा एक दिन समाधि की ऊर्जा बन जाती है। उन्होंने कहा नपुंसक व्यक्तियों को समाधि नहीं लगती, उसके लिए आपको ऊर्जा, प्रबल ऊर्जा चाहिए। इसलिए भगवान महावीर का नाम महावीर है, बहुत ऊर्जा से भरी हुई चेतना है। One requires tremendous amount of energy to grow up, go up. पर अखबार वालों को मसाला चाहिए होता है, हाँ, ये तो है। तो उन्होंने फट से सेक्स गुरु का लेबल लगा दिया। हाँ। स्वामी जी, ओशो ने अमेरिका में जो रजनीशपुरम बनाया, उस पर आप थे? मुझे भी वहाँ जाने का बहुत प्रारंभ से सौभाग्य मिला, जब शुरुआत ही हो रही थी रजनीशपुरम में। पर उसकी पृष्ठभूमि ये है, ओशो का ये जो पूना में आश्रम था, वहाँ 1981 तक, 74 से 81 तक इतना फैलाव हो गया उसमें
कि सारी दुनिया के 100 देशों के लोग वहाँ आना शुरू हुए। और कोरेगांव पार्क में इतनी जगह ही नहीं है कि उनको सबको अकोमोडेट किया जाए, उनको सबको ठहराया जाए, वो ठहरने की व्यवस्था हो। तो एक बड़े कम्यून की ज़रूरत पड़ रही थी जहाँ हज़ारों एकड़ ज़मीन हो, जहाँ ये लोग आके ओशो के सानिध्य में साधना कर सकें। तो भारत में खोज हुई जगह की, और वो काफ़ी समय 1-2 साल उसने गया ढूंढने में, जगह ढूंढने में नहीं मिली। तो फिर ओशो के अमेरिकी शिष्य जो कि ये भी देख रहे थे कि ओशो थोड़ा बीमार रहने लगे हैं, उनकी पीठ में दर्द रहने लगा है, तो आपका इलाज भी हो जाएगा, आप अमेरिका चलें। अच्छा। ऐसा निमंत्रण मिला उनको। तो वो हमेशा के लिए नहीं गए थे, वो गए थे, ठीक है चलते हैं। लेकिन जहाँ ओशो रहेंगे वहाँ तो लोग आ ही जाएंगे, आते ही थे। तो पहले न्यू जर्सी पहुँचे, वहाँ एक छोटा सा किला था जहाँ कासल बोलते हैं, और वहाँ उनके सत्संग शुरू हुए। जैसे वो जून के पहले हफ्ते में पहुँचे और अगस्त तक बड़ी जगह ढूंढ ली गई ओरेगन में। तो अगस्त के महीने में रजनीशपुरम की जगह ढूंढ ली गई और वहाँ ओशो शिफ्ट हो गए। और वो जगह टोटली बैरन, जैसे बंजर ज़मीन, ना कोई पेड़ पौधे, कुछ भी नहीं था वहाँ। पहाड़ियाँ थी, बंजर ज़मीन थी, और सर्दियों में बहुत बर्फ़ गिरती थी, एकदम प्रतिकूल वातावरण। गर्मी में 50 डिग्री हो जाएगा, सर्दी में माइनस चला जाएगा, ऐसी जगह थी। तो फिर भी चूँकि बहुत बड़ी थी, तो एक चुनौती की तरह उस जगह को लिया कि हम इसको एक जैसे स्वर्ग बना देंगे। और वहाँ तो मोबाइल होम मिलते हैं, आप ले आते हैं, बने बनाए घर और टिका देते हैं। तो ऐसे समय में मैं वहाँ अक्टूबर में पहुँच गया था। अगस्त में ओशो पहुँचे और हमने वो घर बनाने शुरू किए, वहाँ पर सड़कें बनाना शुरू किया। और धीरे धीरे जैसे जैसे सन्यासियों के लिए ठहरने की जगह बढ़ती गई, ऐसे ऐसे और सन्यासी आते गए, और 1 साल के भीतर एक नगर सा खड़ा कर दिया सैकड़ों सन्यासियों ने आके, ताकि हजारों और आ सकें। और वो इंतजार ही कर रहे थे, और ओशो उस खुले वातावरण में घूम रहे थे। भारत में तो एक एयर कंडीशन रूम में बैठे थे और बस वो बुद्धा हाल तक प्रवचन देने के लिए आते और वापस चले जाते, बाहर तो कभी निकलते नहीं थे। तो वहाँ जो 64,000 एकड़ जगह थी, 126 स्क्वायर माइल, सैन फ्रांसिस्को से 3 गुनी बड़ी जगह, इतनी बड़ी जगह अपनी थी, लेकिन बंजर थी, वहाँ पेड़ पौधे नहीं थे। कुछ ऐसा नहीं था कि उसे हमने 1-2 साल के भीतर रहने योग्य बनाया, और एक रजनीशपुरम नाम से नगर सिटी इनकॉर्पोरेट हो गई। हमने तो नाम रख दिया, लेकिन जो उस समय के पॉलिटिशियन थे, उस समय के वहाँ के ईसाई लोग थे, पादरी थे, वो इस बात के विरोध में थे कि ये भारत से आके लोग इन्होंने नगर खड़ा कर दिया। उनको तो वहाँ एटम बम के वो करने थे, विस्फोट। उनको तो वहाँ परीक्षण करने थे उस जगह पर, क्योंकि अमेरिका तो सारी दुनिया में बेचता है अपने अस्त्र शस्त्र, इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो उनको लगा ये क्या हुआ, क्या हो गया ये तो एक नगर बस गया। तो सबकी आंखों की किरकिरी हो गया वो, क्योंकि ये गुरु आया हिंदुस्तान से और यहाँ बसा ले, और धीरे धीरे ओशो के पास 93 रोल्स रॉयस हो गई। तो वो और एक प्रकार से जो शिष्य आते थे उनके लिए रोल्स रॉयस लेके आते थे। तो पूरे अमेरिका में इतना न्यूज़ फैला उनका कि अमेरिका के जो राजनेता हैं और जो पादरी हैं, वो सब नाराज़ होने लगे कि इसको तो यहाँ से हटाना है, हमारे सारे लोगों को ये तो धार्मिक बना रहा है, ये अपने सन्यासी बना रहा है। लोग तो अपने चर्च से, हर चीज़ से ऊब चुके थे, तो ओशो के पास तो उनको आना ही था। तो हज़ारों की संख्या में
आ गए। जब हम वार्षिक उत्सव करते थे गुरु पूर्णिमा का, जैसे 6 जुलाई को, उसको हम मास्टर डे बोलते थे, तो वहाँ 15-20 हज़ार लोग आ जाते थे वाह। और रुकते थे पूरे उत्सव में 7 दिन, अच्छा। 8 दिन, महीना। अच्छा। हाँ, इतने लोग आकर रुकते थे। तो ये उनको बात बुरी लगती थी कि हालांकि हम किसी बड़े शहर के आसपास नहीं थे, हमारा जो शहर था वो 40-50 किलोमीटर दूर था किसी और शहर से। हमें हट गया पोस्ट था। ऑफिस भी हमारे भीतर नहीं था, कहीं ना कहीं और हाँ। जाके पोस्ट ऑफिस में जाके हाँ। डाक डाल के आते थे। हाँ, तो धीरे धीरे ये नगर में सुविधाएं हो कर दी गई, कर दी गई। तो इस विकास से लोगों को बहुत जलन हुई जलन कि होने ये लगी थी। भारत गरीब देश से आया हुआ ये व्यक्ति और इतनी यहाँ बड़ी दुनिया खड़ी कर देता है खड़ी यहाँ करता पर, और ये कुछ करता नहीं है, मौन। मौन। हाँ, 3 साल तक तो मौन ही रहे, वो सब प्रवचन भी नहीं दिए, सिर्फ अच्छा। अपनी गाड़ी लेकर बाहर निकलते थे और अपने शिष्य जो रास्ते में कीर्तन कर रहे हैं या नृत्य कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, उनको आशीर्वाद देते हुए जाते थे और 1 घंटे के बाद वापस आ जाते थे। इतना ही करते थे। जहाँ तक उनकी बाउंड्री से थोड़ा बाहर जाके, वहाँ एक शहर था, मैड्रस बोलते हैं उसको, जैसे हम मद्रास बोलते हैं ना, स्पेलिंग वही है, वहाँ के वो मैड्रस बोलते हैं। मैड्रस बोलते हैं। मैड्रस तक चले जाते थे और फिर वापस आ जाते थे, और ऐसे वो 4 साल में 1985 तक एक बहुत खूबसूरत नगर बन गया। अपनी होटल, अपने प्लेन, अपनी गाड़ियाँ, अपनी बच्चों के स्कूल वाली बसें होती हैं, वो सब घूम रही हैं, इतना कुछ खड़ा हो गया और लोग खुश। यहाँ तक कि हमने जो अमेरिका में गलियों में भटक रहे लोग होते थे, जिसको होमलेस बोलते हैं, जैसे जिनको आज ट्रम्प अपने वाशिंगटन डीसी से भगा रहे हैं, बड़े शहरों में गरीब लोग भी तो होते हैं ना कहीं झोपड़ियों में रहेंगे, कहीं भी पड़े होंगे, तो उन सब को हमने जगह दी, वो भी आ गए होमलेस पीपल, उनको भी घर दिया। तो इस बात से भी अमेरिका नाराज कि एक गरीब देश का आदमी आके, जिसको वो गरीब मानते हैं, उसके अमेरिका में ऐसा कर रहा है, तो उनको तो इसको तो खदेड़ना है। तो उन्होंने, ओशो की एक पुस्तक है, प्रीस्ट एंड पॉलिटिशियन द माफिया ऑफ द सोल, पंडित, पुरोहित, राजनेता, मानव आत्मा के शोषक। वो तो वैसे ही चाहते हैं ना जो, तो इस कारण से उनको वहां से खदेड़ने की उन्होंने बहुत षड्यंत्र रचे। पर नगर तो अपने आप में, उसकी चर्चा सारी दुनिया में हुई। जब ओशो ने बोलना शुरू किया 84 में, तो सारी दुनिया की वर्ल्ड प्रेस ओशो के पास पहुंच गई, तो वो छा गए। अभी जो कुछ दिन पहले, 1-2 साल पहले नेटफ्लिक्स पर मूवी आई थी, वाइल्ड वाइल्ड कंट्री, वो वहाँ की उनको जो फुटेज मिल गई, वीडियो मिल गए लाइब्रेरीज में, उससे उन्होंने 6 घंटे की एपिसोड्स बना ली। अच्छा। और फिर पूरी दुनिया में फिर चर्चा, क्योंकि ये एक चमत्कारिक प्रयोग था जो कभी नहीं हुआ था कि 4 साल के भीतर एक नगर खिलखिलाता और खड़ा कर दिया जाए और उसके सारे अपने ही लोग हों। हमारी पुलिस फोर्स ही थी जिसको हम पीस फोर्स बोलते थे। अच्छा। हाँ, तो ऐसा नगर की जो भी जरूरत होती है वो सब पूरी की गई। और वहाँ एक पेड़ भी नहीं था तो हजारों पेड़ लग गए, इतना सुंदर हो गया था। तो ओएसिस वहाँ बन गया, नखलिस्तान। स्वामी जी, आज ओशो नहीं है, तो रजनीशपुरम की क्या स्थिति है आज? रजनीशपुरम जैसे ही उसका बिखराव शुरू हुआ, तो ओशो वहाँ से चले आए, और अगर ओशो वहाँ नहीं रहेंगे तो कोई वहाँ नहीं रहेगा, कितना ही सुंदर हो नहीं रहेगा। लेकिन ओशो के साथ ही लोगों को रहना था, तो सारे के सारे लोग पीछे पीछे वापस बॉम्बे, पूना आ गए। अच्छा। और बॉम्बे, पूना आने के पहले ओशो जो सीधा आए थे रजनीशपुरम से, मनाली आए थे। मनाली में रुके, 1 महीना रुके, और उसके बाद वो 21 देशों की यात्रा पर गए। 21 देशों की यात्रा में किसी भी लोकतांत्रिक देश ने उनको ठहरने की जगह नहीं दी। जो देते भी थे तो अमेरिका बीच में
उनको कहता कि इनको मत मत रुकने दो यहाँ पर। कि अच्छा। जैसे हमारे ये देश में हुआ कि हमारे हाँ इधर इतने भी। बड़े कम्यून खड़े हो गए, ये तो तुम्हारे सारे युवकों को अपने साथ जोड़ लेगा। एक आदमी से पूरी दुनिया डर रही डर रही है, हाँ। कि ये अपने एयरपोर्ट से अंदर नहीं जाने देंगे। हाँ। एयरपोर्ट पर अगर उनका प्लेन उतरा है ओशो का, हाँ। तो उनको बाहर नहीं जाने देंगे, पता नहीं उनकी हमारी सभ्यता का क्या होगा। क्या होगा? ओ। तो ओशो ने कहा कि जो सभ्यता सिर्फ एक आदमी के एक दिन आने से इतनी डर जाती डर है, जाते हैं। वो सभ्यता किस काम की। इतना क्या भय है तुम्हें मेरे आने से। आने से। उन लोगों ने अपनी पार्लियामेंट में नियम बना लिया कि ओशो को प्रवेश नहीं देना है, जबकि हजारों अमेरिकी उनको चाहते हैं, हजारों यूरोपियन चाहते हैं, हर देश में चाहते हैं, वो रिसीव ले करने के लिए खड़े हुए हैं हर जगह, लेकिन तो उनकी भी एंट्री रोक दिया। उनको अंदर प्रवेश नहीं दिया। इंग्लैंड जैसा जो कि अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री कहता है, प्लेन उतरा तो उनको वहीं बैठाए रखा, प्लेन के जो उनका डिटेंशन सेंटर होता है, कहीं जाने नहीं दिया। फिर वहाँ से आयरलैंड गए तो वो 2-3 दिन वहाँ रुके, लेकिन जैसे जैसे पता लगा तो वहाँ से भी खदेड़ दिया गया, क्योंकि अमेरिका से उनकी फाइल पहुँच जाती थी कि इस आदमी को आप अपने देश में जगह मत दो, नहीं तो हमारा डील ख़त्म आपके साथ। अंत में वो उरुग्वे गए। वहाँ उरुग्वे के प्रेसिडेंट ने ओशो को निमंत्रण दिया कि आप हमारे देश को अपने कम्यून की जगह बनाओ ताकि सारी दुनिया हमारे देश में आए। लेकिन जब अमेरिका को पता लगा तो अमेरिका के लोगों ने कहा कि जो आपने हमसे लोन ले रखा है आज ही वापस करो या इस आदमी को हटाओ। तो कितना वो प्रेसिडेंट आके ओशो के सामने आंसू बहा रहा है कि अब मुझे आपको डिपोर्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि देश के लोग कहेंगे कि आपने अमेरिका से लोन ले रखा है तो वापस देना पड़ेगा, हमें देने की स्थिति में है नहीं। तो 3 महीने रुकने के बाद ऐसे ही जब ओशो ग्रीस पहुंचे यूनान में, तो उनके पास 1 महीने का वीज़ा था। एक फिल्म निर्माता जिसने ज़ोरबादा ग्रीक मूवी बनाई है, बहुत फेमस उपन्यास है ज़ोरबादा ग्रीक, उसका जो निर्माता था जिसने नावल भी लिखा है, उसके यहाँ वो मेहमान हुए और वहाँ उनके प्रवचन शुरू हुए ग्रीस में। तो फिर ग्रीस के क्रिश्चियन लोगों को पता लग गया, जो फंडामेंटलिस्ट क्रिश्चियन लोग होते हैं उनको पता लग गया, तो उन्होंने अपने देश की सरकार को कहा कि इनको यहाँ से निकालो, नहीं तो हम बम मारेंगे, उस जगह को उड़ा देंगे। अब ये धार्मिक लोग कह रहे हैं, और वो आप कल्पना करो कि ऐसे लोकतांत्रिक देश में जो व्यक्ति घर से बाहर ही नहीं जा रहा है, सिर्फ उसके पास लोग आते हैं और प्रवचन सुनते हैं, उनके अपने ही शिष्य आते हैं यूरोप के, कोई पब्लिक में जा नहीं रहे कि हाँ वो चर्च में जा रहे हों, कि टेंपल में जा रहे हो, कि रोटरी क्लब में जा रहे हो, कहीं भी नहीं जा रहे हो। तो ऐसी कैसी घबराहट आधुनिक मनुष्य को कि ये व्यक्ति अपने घर में बैठा प्रवचन दे रहा है तो भी वो डर रहे हैं। हाँ, तो वहाँ से भी उनका वीज़ा खारिज किया, स्टैंप लगाई, डिपोर्टेड। वो सारा अमेरिका का ही प्रभाव। आज जैसे आप देखते हैं कि ट्रंप कितना कुछ किया, ट्रंप ने कि सबको इमिग्रेशन को बाहर निकाला है और अपने देश का कबाड़ा कर रहे हैं। ऐसे ही ओशो ने कहा था कि तुम भी एक दिन अनुभव करोगे कि तुम सिर्फ दिखावे के लिए लोकतंत्र हो, लेकिन किसी अलग स्वर को तुम सुन नहीं सकते। ये पाखंड है तुम्हारा, हिपोक्रेसी है, डेमोक्रेसी नहीं है ये। तो और अमेरिका तो बसा ही उन लोगों से में था जो वहाँ के आदिवासी थे, नेटिव लोग थे, उनको उन्होंने रिजर्वेशन में डाल दिया और सारी दुनिया के चोर उचक्के वहाँ इकट्ठे हो गए और उन्होंने अपने देश बना लिया। तो जब इमिग्रेंट लोगों से ही देश बने हैं, जो अपने देशों से भाग कर आए हैं, तो एक और इमिग्रेंट आया है तो उससे क्या तकलीफ है तुमको, लेकिन वाइट होना चाहिए। ये जो वाइट मैन्स बर्डन है दुनिया में कि हम, तो वो सब अंदर अंदर वही चलता है, बाहर लोकतंत्र रहता है। तो ओशो के साथ वो ऐसा हुआ कि ओशो ने फिर उन देशों में घूमने के बाद कहा, सॉक्रेटिस पॉइजन्ड अगेन,
सुकरात को आप लोगों ने ग्रीस में जहर दिया था ना, जहर दिया, अपने ही महापुरुष को जहर दिया था। दिया था, बिल्कुल। और अमेरिका में उन्होंने कहा जीसस क्रूसिफाइड अगेन इन रोनाल्ड रेगन अमेरिका, उस समय रोनाल्ड रेगन रहते थे। तो ये जो है कि उन्होंने सबको आईना दिखा दिया कि तुम कहते हो अपने को लोकतंत्र पर हो नहीं। और अंततः क्या हुआ कि जब ओशो रजनीशपुरम से वापस आ गए तो कुछ समय तक तो चीज़ें जैसे उनके प्लेन हैं, उनकी कारें हैं, वो सब उनको वहीं छोड़ना है, उनको बेचना है, वो सब होता रहा। फिर वो ज़मीन भी बिक गई किसी, जैसे इस देश में YMCA क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे वहाँ भी जो क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उन्होंने वो जगह खरीद ली। अच्छा। तो वो अब वो क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन हो गया है। ओके। वहाँ पर जो भी है, तो हमारे पास वो जगह नहीं है। हालांकि हम उस जगह को देखने जा सकते हैं, जब भी कोई जाना चाहता है जाते हैं, देख के आते हैं। पर उन्होंने एक गड़बड़ की कि उन्होंने जो जिस मकान में ओशो रहते थे उसको नष्ट कर दिया ताकि वो कोई वहाँ उस भाव से ना आए कि उस मकान को देखना है। ये मतलब ये एक तरह से निर्दयता है, बहुत निर्दयता है। दुनिया में जो दिखाई पड़ता है लोकतंत्र का विकास, वो हुआ नहीं है। स्वामी जी, आज ओशो के जाने के बाद जो पुणे के आश्रम में जो डिस्प्यूट चल रहा है वो क्यों? उसमें भी एक तरह से हम समझें कि जो ये जो मुद्दा बना है वो जैसे पश्चिम का दिमाग है और पूर्व का हृदय है, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है। हृदय है भाव वाला, भावना वाला, उनके मन में उस जगह पर जहाँ ओशो बैठे हैं, रहे हैं, एक अलग भाव है। और वेस्टर्न के माइंड में वो सिर्फ साइंस की बातें करता है, गणित की बातें करता है, वो है। तो हुआ ये कि ओशो ने 1990 में शरीर छोड़ा, उसके बाद ये विषय बना जो हिंदुस्तानी या ईस्टर्न और वेस्टर्न मिल के कम्यून को चला रहे थे। लेकिन कुछ वेस्टर्न लोगों ने ओशो के नाम को विदेश में जाके ट्रेडमार्क करवा लिया। उसकी हमें खबर नहीं थी कि ये ओशो हमारा ट्रेडमार्क है। OSHO कैपिटल लेटर में उन्होंने, जैसे कोई व्यक्ति ना हुआ एक संगठन हुआ, इंस्टीट्यूट हो गई, उसको ट्रेडमार्क करवा लिया। और उसकी खबर हमें जब इंटरनेट का टाइम आया तो पता लगा। उसके पहले तो हम खोजने, जैसे 90 में तो इंटरनेट नहीं था हमारे पास। हाँ, तो उन्होंने 94, 95, 96 के दिनों में ये ट्रेडमार्क की घोषणा कर दी। फिर जब एक दिन मैंने इंटरनेट पे देखा कि हमारे बारे में क्या लिखा है, तो ये पता लगा कि हमारा हेडक्वार्टर पूना नहीं है, स्विट्जरलैंड है, जो कि मैंने कभी देखा नहीं। और वहाँ पता लगाने से पता लगा कि वो जो 4-5 लोग हैं उन्होंने एक सिर्फ फॉरवर्डिंग एड्रेस दे रखा है, जैसे पोस्ट आपकी आती है और फिर आपको पहुँच जाती है आपके घर में। एक जैसे बड़े जहाँ छोटे छोटे ऑफिस होते हैं बिल्डिंग में, उन्होंने ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन बना ली है और ओशो को ट्रेडमार्क कर लिया है। तो हमने जब पूछा कि ये किस लिए, रहते तो हम सारे पूना में हैं, हमारा हेडक्वार्टर वो कैसे हो गया? 4 लोग हेडक्वार्टर थोड़ी होते हैं, 4-5 लोग का हेडक्वार्टर होता है क्या? और ये तुमने चोरी चोरी क्यों किया? तो वहाँ से कलह की शुरुआत हुई। और उसका ये था कि जब मैं ओशो के प्रवचन ऑडियो वीडियो टीवी पर दिखाने ले जाता था तो वो मुझे कहने लगे कि आपको हमसे न्यूयॉर्क और स्विट्ज़रलैंड से परमिशन लेनी पड़ेगी, तब आप वहाँ दिखा सकते हैं। मैं क्या, ये तो ओशो यहाँ बोले हैं, ओशो यहाँ रहे हैं, ओशो के प्रवचन हैं और ओशो का संदेश तो फैलना चाहिए। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि परमिशन न्यूयॉर्क से लो? कि नहीं, ये हमारा ट्रेडमार्क है, वो तो परमिशन हमसे लेनी पड़ेगी। और जब कोई भी टीवी पर जब प्रवचन आता है, सैटेलाइट टीवी जैसे जी टीवी पर आ रहा है, तो जी टीवी तो देश के बाहर भी देखा जाता है।
एनडीटीवी, कुछ भी टीवी जहाँ भी, तो 30 और देशों में भी देखा जाता होगा। हाँ। तो उन्होंने कहा वहाँ हमारा कॉपीराइट था, इसलिए आप भारत से रिले नहीं कर सकते। तो उन्होंने मुझे रोक दिया ओह! कि तुम इसको नहीं दिखा सकते। जिसको हमसे आके पहले अमेरिका में डील करेगा, पैसे देगा, हुँ, खरीदेगा, फिर हम उसको अनुमति देंगे, कॉपीराइट हमारा होगा, हुँ, ट्रेडमार्क हमारा होगा। तो इस बात से हमारा झगड़ा शुरू हो कि बुद्ध पुरुषों का संदेश किसी का कॉपीराइट ट्रेडमार्क नहीं होता है, नहीं वो होता सबके लिए होता है। सबके लिए होता ये अब भाव की बात आ गई, वहाँ कैलकुलेशन माइंड की आ गई है। कि वी आर नॉट वर्किंग फ्री फॉर एनीबॉडी हियर, हुँ, वी हैव टू चार्ज मनी। तो वे सन्यासी भी जो किताब छाप रहे थे या कहीं ओशो का काम कर रहे थे, उन सब से भी रॉयल्टी मांगी गई। हुँ, तो वहाँ से कलह शुरू हुआ, ईस्ट और वेस्ट का, हुँ, इंडिया और वेस्ट का। तो उसमें 2000 तक आते आते जब हम दिल्ली में पहली बार oshoworld.com खोला, हुँ, ओशो वर्ल्ड गैलरिया खोला अंसल प्लाजा में, तो उनका नोटिस आ गया कि आप oshoworld.com नाम नहीं रख सकते क्योंकि ओशो हमारा ट्रेडमार्क है। तो हमने उसका जो लीगल नोटिस हमें मिला, हुँ, उसको हमने चुनौती अमेरिका में दी कि हम नाम रख सकते हैं क्योंकि ओशो किसी की बपौती नहीं है। हुँ, ओशो तो सद्गुरु हैं, सद्गुरु ओशो तो हैं। बुद्ध पुरुष हैं, हुँ, ओशो ऐसे ही हैं जैसे जीसस है, बुद्ध है, कृष्ण है, हुँ, भगवान जो भी हैं, ये तो नाम हम रख सकते हैं, आप कौन होते हैं? हुँ, तो जज ने हमारी फेवर में निर्णय दिया अमेरिका में भी, हुँ, और हम वो केस जीत गए। तो तब से लेकर आज तक oshoworld.com पर ओशो के सारे प्रवचन हम उपलब्ध कराते हैं। और जो वो जो उनका ऑर्गेनाइजेशन स्विट्जरलैंड से संचालित होता है, वो पैसे लेता है। तो दोनों चल रही हैं, हमारा भी चल रहा है, स्विट्जरलैंड वाला भी चल रहा है, लेकिन हम अच्छा, पैसे नहीं लेते हैं, सारे मुफ्त देते हैं ओशो के देते प्रवचन। हैं। दुनिया में कहीं भी डाउनलोड करो, आप कहीं भी बैठे हैं oshoworld.com से, और हम पत्रिका भी निकालते हैं। ये 25 साल पहले हमने, जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, हमने पहला अंक ओशो वर्ल्ड का निकाला और उन्होंने निमोचन किया सी बोर्ड ऑडिटोरियम। तो तब से पत्रिका निकल भेजे और ओशो वर्ल्ड गैलरिया में सारा प्रयोजनों का टेक्स्ट, सारा ऑडियो वॉइस सब उपलब्ध। एक प्रकार से हमारी ओर से काम रुका नहीं, ये फैला है। उनकी ओर से जो उनसे पैसे देता है 100 रुपया एक प्रवचन के डाउनलोड करने के देगा तो उनको वो डाउनलोड कर सकता है, पर हमारी ओर से ऐसा कोई फीस नहीं है। दुनिया के किसी कोने में, चाहे रशिया हो, चाहे चीन हो, किसी भी कोने में आप बैठे हैं, आप ओशो के प्रवचन सुन सकते हैं, जो आपकी भाषा हो। हुँ, तो ये कलह होते हुए भी, लेकिन उनका जो ढंग है वो बिजनेस वाला है। हुँ, ऐसे, बिज़नेस वाला हाँ, है। ऐसे उन्होंने जो हम जिसे आश्रम कहते थे, वो रिज़ॉर्ट कहते हैं। रिज़ॉर्ट का मतलब आपको बहुत पैसे देने पड़ेंगे पैसे अंदर आने देना के लिए। पड़ेगा रहने के लिए। तो वो सारी बातें, वहाँ हमारा तनाव खड़ा हुआ कि हम, ओशो ने हमेशा अफोर्डेबल कहा रखो, रिज़ॉर्ट जैसी फैसिलिटी होनी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है, कोई अगर स्विमिंग पूल है तो है, है। लेकिन आप उसके लिए जो जहाँ आप रहते हैं हुँ, उस देश की अवस्था के अनुसार, हुँ, स्थिति के अनुसार उसको बनाएंगे, रखेंगे। बनाएँगे। नियम तो हमारे देश के लगेंगे ना, जब आप भारत में रहते हैं। हुँ, अब यही हो रहा था कि ये जो जो स्विमिंग पूल है, हुँ, वो उन्होंने मन में सोच रखा था कि ये तो वेस्टर्न लोग आते हैं उनके लिए है। हुँ, तो जब आना कम हो गया कोविड के दौरान, तो उन्होंने कहा आप इस जगह को भेज देते हैं क्योंकि अब लोग नहीं आते। तो कोविड तो आके चला भी गया, लोग फिर आना शुरू हो जाते हैं, पर वो जगह बेच रहे थे एक उद्योगपति को। तो हमने चैरिटी कमिश्नर के पास जाके कहा कि ये जगह जो कि लोगों के डोनेशन से बनी है, भारत में है, ये कौन होते हैं बेचने वाले? बेचने वाले कौन होते हैं? हाँ, बिल्कुल। तो ये तो जगह रहेगी। हुँ, ये ओशो का समाधि स्थल है, या ओशो के पिताजी की समाधि है, ओशो की माताजी की समाधि है, और जो संबुद्ध शिष्य हैं उनकी समाधियां हैं। तो ये जगह पवित्र है, इसको आप बेच नहीं सकते। नहीं सकते।
वो इस पवित्रता नाम की शब्द से चिढ़ते हैं। हम जिसे समाधि कहते हैं वो उसको बेडरूम बोलते हैं। ये गणित वाली भाषा है कि बेडरूम तो बेचे जा सकते हैं, किसी दिन बेच देंगे। तो ये वही जो मैंने बात शुरुआत से कही थी कि एक जगत है भावना का, भक्ति का, श्रद्धा का, हृदय का, और एक जगत है खोपड़ी का, जहाँ तर्क है, जहाँ गणित है, तो कलह वहाँ आ रहा है। पर ओशो ने कल्पना की थी एक ऐसे जगत की जहाँ हृदय और बुद्धि में संतुलन है, बैलेंस रहे, ना अंधश्रद्धा चाहिए, ना अंध कुतर्क चाहिए। तो उसके बीच में जो मध्यम मार्ग है, मध्यम निकाय है, जहाँ दोनों तरह के भाव मिलते हैं, जहाँ संगम होता है, तो एक पूर्ण व्यक्तित्व खिलता है। और संन्यास का अर्थ है संतुलन वाला व्यक्तित्व, जहाँ स्त्रैण और पौरुषीय ऊर्जा मिल गई, जहाँ भाव और हृदय मिल गए, और त्रिवेणी संगम हो गया, आत्मा मिल गई, शरीर मन आत्मा। तो ऐसा मनुष्य चाहते हैं, वो ओशो का नया मनुष्य है। वैज्ञानिक भी हो और कलाकार भी हो। सिर्फ विज्ञान से आप नहीं जी सकते। जैसे जीसस कहते हैं यू कैन नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन। आपको सिर्फ रोटी नहीं चाहिए, आपको संगीत भी चाहिए, आपको भजन भी चाहिए। तो ऐसे ही मैंने ओशो की एक पुस्तक कंपाइल की थी जिसका नाम है आइंस्टीन द बुद्धा। बुद्ध भी बनो, आइंस्टीन भी बनो, विज्ञान भी हो और धर्म भी हो। और ओशो उसको गलबैयाँ डालने के लिए कहते हैं, ना कि उससे लड़ाई करने के लिए। तो दोनों का आलिंगन होना चाहिए, तब एक स्वस्थ मनुष्य का, स्वस्थ संस्कृति का जन्म होगा। ना ईस्ट होगा, ना वेस्ट होगा, ना पूरब होगा, ना पश्चिम होगा। एक पूर्ण मनुष्य, नया मनुष्य होगा। स्वामी जी, जहाँ तक मैं जानती हूँ, आज आप स्टूडियो आने से पहले कोर्ट से ही आ रहे हैं और इसी मुद्दे पे केस चल रहा है। तो आज क्या स्थिति है केस का? जैसे मैंने शुरू में कहा कि एक जो स्विमिंग पूल था, उसका नाम था बाशो। अच्छा। उसको वो बेच रहे थे। वो फिर हमने उनके ऊपर चैरिटी कमिश्नर को फरियाद की, तो वो उसने कहा नहीं बेच सकते। फिर वो हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने भी कहा कि नहीं बेच सकते, ज़रूरत नहीं है कोई बेचने की, क्योंकि आप ठीक से पैसा आपके पास है और फिर भी बता नहीं रहे, तो आप एक बहाना बना रहे हैं कि पैसा कम हो गया है इसलिए हम बेचना चाह रहे हैं। वो असली बात नहीं है। तो उनके ऑडिट हुए, ऑडिट से भी पता लगा कि ये गड़बड़ बात थी। तो हाई कोर्ट में भी हारने के बाद तो सुप्रीम कोर्ट आए। सुप्रीम कोर्ट ने चैरिटी कमिश्नर को ऑर्डर दिया कि वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट बनाओ कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो उसकी रिपोर्ट सीधा सुप्रीम कोर्ट आएगी। तो जब सीधा सुप्रीम कोर्ट बात आई तो उसमें चैरिटी कमिश्नर ने कहा कि ये जगह बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बात मान ली कि नहीं बेचने की ज़रूरत है। तो वो जो जिस उद्योगपति से पैसे उन्होंने एडवांस ले रखे थे उनको वापस करने पड़े। लेकिन उसका दूसरा हिस्सा है कि हमने कहा कि ये इनका जो अगर 2-3 साल का ऑडिट चेक करने से गड़बड़ दिखाई पड़ी है तो इनका पूरा चेक होना चाहिए। तो चैरिटी कमिश्नर ने कहा हाँ 15 साल का पिछला सारे उसका ऑडिट होना चाहिए दोबारा। तो उस बात को उन्होंने चैलेंज कर रखा है कि नहीं हम ऑडिट नहीं करवाना चाहते, क्योंकि उनके पास रसीदें वगैरह पता नहीं है कि नहीं है, कि कितने झूठ की बात है, झूठ है। हाँ, क्या कहाँ गया पैसा, क्या हुआ। बहुत पैसा आता था, आश्रम में तो आता ही रहा है हमेशा, और रिजॉर्ट बनाया तो और ज़्यादा आता था। जब तुम अंदर आने के लिए 1000 रुपये हिंदुस्तानी से लेते हो, 2000 रुपये विदेशी से लेते हो, तो कहाँ गया पैसा। तो अब वो उससे आनाकानी करते हैं कि हमें वो नहीं करवाना है। तो ये केस अभी इतना हिस्सा कि ऑडिट होना है कि नहीं होना है, वो तो चैरिटी कमिश्नर का तो अधिकार है कि वो करवा रहा है। उसने कहा कि 15 साल का मैं करवाऊंगा। तो वो हाई कोर्ट में भी गए दोबारा उस इश्यू को लेके, हाई कोर्ट ने भी कहा कि होना चाहिए।
तो अब वो सुप्रीम कोर्ट भी इसी विषय को लेके आए कि कोई रास्ता निकले कि ये ऑडिट नहीं हो। तो अभी वो थोड़ा हम फाइनल निर्णय के करीब आ रहे हैं। मतलब। हाँ, हालांकि ये पूरा का पूरा चैरिटी कमिश्नर के अधिकार में आता है कि तो छोटी सी बात है कि अकाउंट्स को जो चेक करना, चैरिटी कमिश्नर जब आप ट्रस्ट हैं तो उसका अकाउंट चेक करवा सकता है अगर उसको शक है। तो इसमें आपत्ति क्या है? कोई आपत्ति नहीं। अगर तुम ईमानदार हो तो फिर तो आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो ये है, इस विषय को लेकर मेरी आज डेट थी सुप्रीम कोर्ट में, और सन्यासी भी जो इसमें शामिल हैं वो सब आए हुए थे। तो फिर मैं उसके बाद मैंने कहा कि ये आज ओशो के पिताजी का देहांत हुआ था और उसको हमने महापरिनिर्वाण दिवस के नाम से घोषित कर रखा है। ओशो ने किया था कि जितने भी मेरे सन्यासी कहीं भी देह छोड़ेंगे उनके लिए 8 सितंबर का दिन जो है वो महापरिनिर्वाण दिवस कहलाएगा। उस सब का सामूहिक उत्सव होगा। तो इस कारण से ये शुभ दिन है और सुप्रीम कोर्ट ने जो भी निर्णय देना है वो तो आएगा। एक और डेट आएगी, देखते हैं क्या होता है, पर हम सही दिशा में चल रहे हैं। स्वामी जी, आज के समाज में ओशो की क्या ज़रूरत है? ओशो जैसे व्यक्ति की जरूरत जितनी आज के समाज को हो सकती है किसी और समाज को नहीं हो सकती। आज जो हम देख रहे हैं हिंसा का नंगा नाच, पूरे जगत में तनाव ही तनाव, मानसिक बीमारियां और सिर्फ एक भौतिकवाद की विभीषिका, सब पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं और इतना बड़ा कलह दुनिया में फैला है। सब एक दूसरे पर कभी कोई भी बम गिरा सकता है। ऐसे में जो ओशो का ध्यान का संदेश है वो व्यक्ति की हवा को बदल सकता है, समाज की हवा को बदल सकता है। वो चाहते हैं कि उतने ही व्यापक पैमाने पर रूपांतरित लोग होने चाहिए, साधक ध्यानी लोग होने चाहिए। जितने राजनेता एक तरफ राजनेता हैं उनका पलड़ा भारी हो रहा है और दूसरी तरफ कुछ इक्का दुक्का गिने चुने लोग होते हैं जो ध्यान में गहरे जाते हैं। तो कितना असंतुलन है और इसके कारण मनुष्य समाज विक्षिप्त हो रहा है। तो विक्षिप्त समाज विकास भी करेगा तो वो विकास भी विक्षिप्त ही होगा। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी खड़ा कर देगा तो अपने जीवन को तो के मूल स्वर को खो देगा। आज अगर आप देखते हैं कि ओशो की वाणी को भी आज लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सुन रहे हैं, उनके चित्र बनाए जा रहे हैं। ये ट्रेडमार्क का दुष्परिणाम है क्योंकि उसमें वो फ्री होते हैं। तो आज के समाज को जो कि कृत्रिमता, एक तरह से बनावटीपन में फंस गया है, जो नहीं है वो दिखाना चाहता है, जो है उसको छुपाना चाहता है। तो ओशो की तो बहुत ज़रूरत है। ओशो आपको स्वाभाविक होना सिखाते हैं, नेचुरल होना चाहिए, सहज मनुष्य चाहते हैं। ये आज का समाज पूरा असहज है, आर्टिफिशियल, ना ठीक से सो पाता है, ना ठीक से उठ पाता है, ना जी पाता है, सपनों की दुनिया में, महत्वाकांक्षा की दुनिया में खोया हुआ है। तो एक संतुलित मनुष्य की धारणा ओशो ने दी है। जैसा मैंने कहा कि मनुष्य को बाहर वैज्ञानिक होना चाहिए, भीतर ध्यानी होना चाहिए। ऐसे ही भीतर ध्यान हो और बाहर प्रेम हो, करुणा हो। अगर वो ध्यानपूर्ण जीवन को जिएगा तो ही प्रेम पूर्ण होगा। महत्वाकांक्षा की अंधी दौड़ में दौड़ता रहेगा तो वो प्रेम नहीं कर सकता। फिर तो दूसरों के कंधे पर सवार होकर उसको आगे विकसित होना है, जो कि हो रहा है। वैसा कंपटीशन, प्रतियोगिता, गला काट प्रतियोगिता, ये सब चल रहा है बिल्कुल। तो आज के मनुष्य के लिए ओशो बहुत रेलेवेंट हैं, हमेशा रेलेवेंट रहेंगे क्योंकि उन्होंने पूर्ण मनुष्य की, संतुलित मनुष्य की, स्वस्थ मनुष्य की बात की है। और स्वस्थ वही है
जो हृदय को भी प्रेम करता है, शरीर को भी करता है और अपने बुद्धि को भी विक्षिप्त नहीं होने देता। तो ये जो बॉडी माइंड सोल की जो हार्मनी है, ओशो उसको डिटॉक्स करना सिखाते हैं। ध्यान जो है आपको डिटॉक्स करता है, शरीर के तल पर, मन के तल पर, आत्मा के तल पर। तो आप एक पूर्ण स्वस्थ मनुष्य के रूप में खड़े होते हैं और उस ऐसा मनुष्य ही इस जगत को कुछ अनुदान दे सकता है जो स्वयं आप्त काम है, तृप्त है। तो वो ऐसे मनुष्यों की भरमार चाहते हैं ताकि ये जगत संतुलित हो। नहीं तो ये विक्षिप्त राजनेता तो किसी पर भी बम गिरा देंगे और कहानी खत्म। तो आज तो युद्ध की बड़ी विभीषिका खड़ी हो गई है। तो और अधिक मात्रा में लोग ध्यान करें, ध्यान करेंगे तो प्रेम करेंगे और विज्ञान का भी स्वीकार करें और हृदय की बातों का भी, भजन का भी, भक्ति का भी। खोखले ना बने, पूर्ण मनुष्य बने। तो ये ओशो का मूलतम संदेश है और इस जगत को पूरी तरह ये अनिवार्य है कि इसको अपनाए, नहीं तो इसका कोई भविष्य नहीं। We are doomed and doomed forever if we are not meditating, not celebrating, not being playful, not being, we need to dance, we need to laugh, we need to sing and live a full life of healthy man, healthy person. Exactly. तो वो इस युग की जरूरत है, नहीं तो दुनिया बहुत गंभीर हो गई और वो सड़ जाएगी इस गंभीरता में। जैसे गोरखनाथ कहते हैं ना, हंसी बा खेली बा धरी बा ध्यानम। हंसते खेलते ध्यान करो, मौज करो। तुम्हें जीवन मिला है छोटा सा, क्यों तुम प्रतियोगिता में, क्यों तुम हिंसा में, क्यों तुम फालतू बातों में नष्ट कर रहे हो? लिव योर लाइफ एंड सेलिब्रेट योर लाइफ। ओशो कहते हैं, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, यू सेलिब्रेट योर सेल्फ। स्वामी जी, अंत में आप हमारे दर्शकों को कुछ कहें। निश्चित ही बहुत कुछ कहना है और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो हमने इस देश में हमें विरासत मिली है अध्यात्म की, उसको हाशिए पे नहीं करना है, उसको मुख्य पृष्ठ बनाना है। गली सड़ी बातें तो मुख्य पृष्ठ बन जाती हैं। आप अखबारों को भी देखें, पहला पेज सारी गली सड़ी बातों का होता है। बिल्कुल। ऐसे जीवन को भी वही हो गया है कि आप उसको बुद्ध की देशना को, महावीर की देशना को, कृष्ण की देशना को, राम की देशना को, अष्टावक्र की, जरथुस्त्र की, नानक की, कबीर की देशना को मुख्य पृष्ठ पर लाओ, तब तुम्हारा जीवन संतुलित होगा। और इस विरासत को भूलो मत। इन विक्षिप्त राजनेताओं के चक्कर में, राजनीति की दौड़ में मत पड़ो। उनको महत्व दो जिन्होंने जीवन के लिए बहुत अपना अनुदान दिया है, जिन्होंने तुम्हें उदात्त शिखरों की ओर अग्रसर किया है। उनको महत्व दो, उनको अंतिम पृष्ठ पे ले जाओ, जो जिनको तुमने फ्रंट पेज पे रखा हुआ है। तब तुम एक गेस्टाल्ट चेंज होगा, दृष्टिकोण बदलेगा। विधायकता को बल दो, शक्ति दो, ऊर्जा दो, और नकारात्मकता को, संदेह को, एक प्रकार की हिंसा को, भय को, इस तरह की चीज़ों को आप दरकिनार करो। तो ये जो है, इस विरासत को संभालने की ज़रूरत है जो हमें बुद्ध पुरुषों से मिली हैं, संतों से मिली हैं। और मैं कोई अंधविश्वास की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जागरण की बात कर रहा हूँ। जागृत मनुष्य होना है, और जागृत मनुष्य जो है वो विधायक सोचता है, सृजनात्मक सोचता है। तो कबीर, गुरु नानक, सारे हमारे संत, उन्होंने जीवन का अंगीकार सिखाया है। हर व्यक्ति में परमात्मा को देखने को कहा है। राम राम जी जो हम करते हैं, उसका केवल एक ही अर्थ होता है कि मैं आपके भीतर के बैठे राम को प्रणाम करता हूँ। सबके भीतर राम है, सबके भीतर कृष्ण है। हाँ, परम चेतना है, कण कण में भगवान है। तो हमने वो तो भुला दिया है, कण कण में हिंसा है, कण कण में
भय है, उसको अपना कण लिया। कण में व्यापार है, हाँ ये सारी चीजें आ गई हैं। हाँ। तो ये भटकाव है, अपनी विरासत को उसके प्रति सुरति लानी है, सिमरण लाना है, हम्म, सम्यक स्मृति लानी है हम्म, कि हम क्या हैं और क्या हो गए हैं, हम्म, क्या हो। कहाँ भटके जा रहे हैं हम। तो जब तक व्यक्ति आत्मसत्ता से अपने से नहीं जुड़ेगा तब तक वो बाहर कहाँ राम देखेगा, जब भीतर ही नहीं देख पा रहा है। भीतर ही अगर रावण देख रहा है तो क्या राम बाहर क्या देखेगा वो। बिल्कुल। तो इसलिए उसको अपने राम से परिचित करवाना है और इसका स्मरण एक दूसरे को दिलाना है। हम्म, अपने तक बात नहीं रखनी है, हम्म, क्योंकि आप अगर मेरे पास बैठे हैं, दूसरा कोई पास बैठा है, वो सुखी नहीं तो मैं सुखी नहीं रह सकता। नहीं रह सकते। ये जो सुख की तरंगे हैं, हाँ। आनंद की तरंगे हैं, ये बांटने से बढ़ती हैं। हम्म, दुख तो बहुत बांटा जा रहा है, लेकिन सुख सुख नहीं बांटा बहुत जा रहा है। हाँ अल्पाहार हो गया है। तो उसको, उस थाती को, उस जो समृद्धि हमने जानी है, जो राम राज्य कभी हमने जाना है, जो हमने वैभव कभी उपलब्ध किया था, उस उपलब्धि को पुनः स्थापित करना है। उसका स्मरण करेंगे तो ही होगा। तो ही होगा। हम भूल गए हैं कि हमने, हमारे बीच में बुद्ध चले थे, महावीर चले थे, कृष्ण चले थे, और हम टुच्चे छोटे मोटे नेताओं की बातों में आके उनमें विरोध असलियत को भूल गए। असलियत वो हाशिए पे चले गए हैं, जैसे कि अखबार के प्रथम पृष्ठ पर वो कभी दिखाई नहीं पड़ते। नहीं हाँ, और वो जो विभाजनकारी लोग हैं वो दिखाई पड़ते हैं, या विध्वंसक और लोग दिखाई पड़ते हैं। अब आप हर रोज ट्रम्प देखोगे, ये देखोगे, वो देखोगे, चेतना क्या होगी? क्या होगा? तो वो ये है कि हम क्यों नहीं अच्छे लोगों का स्मरण करें, और हर देश में हुए हैं। ये वसुधैव कुटुंबकम है ये, और ये भारत इसका प्रतीक है। भारत अपने प्रतीकों को ना भूले, ये भारत की जिम्मेवारी है, क्योंकि इस देश ने जो जाना है वो किसी देश ने नहीं जाना। दलाई लामा को भी वापस भारत ही लौटना पड़ता है जब चीन में जगह नहीं मिलती। तो ये भारत की गरिमा है कि यहाँ सबका स्वागत है। हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। ये हमारा संदेश है, और इसको प्रत्येक मनुष्य को जीना है, सिर्फ वो विचार के तल पर नहीं, चेतना के तल पर। दोस्तों, आज स्वामी जी से हमें बहुत कुछ जानकारी मिली ओशो के बारे में। इसके बावजूद भी अगर आप लोगों के मन में कुछ सवाल रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम कोशिश करेंगे स्वामी जी से इसी का जवाब देने के लिए। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए। थैंक यू दोस्तों। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। अगर आप लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगा, हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।